सुसैन, कहाँ है सुसैन? बोजारी ने यकलक चौंक कर पूछा और इमरान ने अपने साथियों को होश में आने से लेकर अब तक सारे हालात बता दिए। ये तो सरदार लालबाज का आदमी था, मैं उसकी बोटियां उड़ा दूंगा। बोजारी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अभी और न जाने कितने उसके आदमी निकलेंगे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि हमारी जीपें भी यहीं मौजूद है और सामान भी दूसरे कैबिन में पड़ा हुआ है, इमरान ने कहा। और फिर वो सब उस तहखाने से निकलकर ऊपर कैबिन में पहुंच गए। पहले तुम चेक करके हमें बताओ कि ये कौन सी जगह है और हम बोरोजोन से कितने दूर हैं। इमरान ने कैबिन से बाहर आते हुए बोजारी से मुखातिब होकर कहा। ये आर्को जंगल है। यहाँ आर्को दरख्तों की बहुतायत है, इसलिए इसे आर्को जंगल कहा जाता है। यहाँ से उस सुजैन का अड्डा अभी 2 दिनों के फासले पर है। बोजारी ने इधर उधर देखते हुए कहा और इमरान ने एक तवील सांस लिया। अच्छा, मैं समझा था कि शायद ये अड्डा सुजैन के जंगल के अंदर मौजूद होगा। बहरहाल ठीक है, अब सुबह को यहाँ से रवानगी हो सकती है। इमरान ने वापस कैबिन में दाखिल होते हुए कहा। इमरान साहब, हो सकता है सुजैन मजीद आदमी लेकर यहाँ हमला करे, सफदर ने कहा। हाँ, इम्कान तो हो सकता है और उनके पास हेलीकॉप्टर है, इसलिए वो ऊपर से अचानक बमबारी भी कर सकते हैं। ओके, फिर जीपें तैयार करो, हम अभी से ही सफर पर रवाना हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, इमरान ने कहा। और बाकी साथियों ने भी इस्बात में सर हिला दिए। साहब जी, ये औरत इंतहाई कीना परवर है। उसने लाजमन यहाँ भी आना है और हमें तलाश भी करना है, इसलिए उसे धोखा देने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करनी चाहिए, वरना हम पर अचानक किसी भी वक्त कोई कयामत तोड़ सकती है, बोजारी ने कहा। तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल हमारा मकसद तो उसके जंगल तक पहुंचने का है। हम यहाँ या किसी और जगह छुपकर तो नहीं बैठ सकते, इमरान ने कहा। साहब जी, मेरा ख्याल है कि हमें रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए। इससे हमारा सफर तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम उसे आसानी से धोखा दे सकते हैं, बोजारी ने कहा। वो कैसे? पूरी तफसील से बात करो, इमरान ने कहा। आप वो नक्शा ले आए, मैं आपको समझाता हूँ, बोजारी ने कहा। तो इमरान उसे साथ लेकर दूसरे कैबिन की तरफ बढ़ गया, जहाँ उनका सामान पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सामान में से नक्शा निकाल चुका था। ये देखिए साहब जी, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है। बोजारी ने नक्शे को गौर से देखने के बाद एक जगह अपनी उंगली रखते हुए कहा और इमरान ने उस जगह गोल दायरा डाल दिया। और यह है सुजैन का जंगल। बोजारी ने एक और जगह उंगली रखते हुए कहा और इमरान ने यहाँ भी दायरा डाल दिया। हमारा इस तरफ से इस जंगल तक पहुंचने का प्रोग्राम है और इस तरफ दुरुस्त रास्ता भी है और सारी शिकारी और दूसरे लोग उसी रास्ते पर ही सफर करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से मगरिब की तरफ जाए और फिर यहाँ पहुंचकर अपना रुख शुमाल की तरफ कर दे तो हम सुजैन के जंगल के उगवी तरफ मौजूद पहाड़ियों पर पहुंच जाएंगे। ये पहाड़ियाँ इंतहाई दुश्वार गुजार और खतरनाक है। यहाँ से कोई शख्स भी जंगल की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन मैं इन पहाड़ियों में एक रास्ता ऐसा जानता हूँ जिससे हम आसानी से उन्हें पार करके जंगल में दाखिल हो सकते हैं। और सुजैन को कभी ख्याल ही ना आएगा कि हम इस तरफ से भी जंगल में दाखिल हो सकते हैं। अलबत्ता हमें पहाड़ियों के दामन में पहुंचकर जीपें छोड़नी पड़ेंगी, बोजारी ने कहा। तो इमरान गौर से नक्शे को देखता रहा। ये सफर कितने दिनों में तय होगा और रास्ते में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इमरान ने पूछा। रास्ते में 2-3 छोटे छोटे कबायली गांव आते हैं, लेकिन वो हमसे कोई तारुज ना करेंगे। वो हमारे कबीले के दोस्त कबीले हैं और उनका कोई ताल्लुक इस सुजैन या उसके साथियों से नहीं है, बोजारी ने कहा। हो सकता है उसके मुखबिर वहां मौजूद हों, इमरान ने कहा। मुखबिरों के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, बोजारी ने हिचकिचाते हुए कहा। फिर हमें ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हम किसी भी कबीले की सरहद में भी दाखिल ना हो और उन पहाड़ियों तक भी पहुंच जाए, इमरान ने कहा। और झुककर उसने गौर से नक्शे को देखना शुरू कर दिया। एक रास्ता है तो सही, मगर, बोजारी ने हिचकिचाते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। मगर क्या? खुलकर बात करो, इमरान ने कहा। साहब जी, उस रास्ते से सिया मब्द आता है और कहा जाता है कि सिया मब्द में बदरूहें रहती हैं। बेशुमार कबाइल इन बदरूहों के हाथों हलाक हो चुके हैं, इसलिए उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, बोजारी ने कहा। बदरूहों की फिक्र मत करो, हमारे साथ जंगल का शहजादा जोसेफ मौजूद है। वो बदरूहों को नेक रूहों में तब्दील करने का माहिर है। कौन सा रास्ता है, नक्शे पर बताओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और बोजारी ने उंगली की मदद से रास्ता बताना शुरू कर दिया। वो चूंकि काफी अरसे से लॉर्ड बर्टन का मुलाजिम था और उसके साथ शिकार खेलने जाता रहता था, इसलिए शायद उसे नक्शे पढ़ने और समझने का पूरा तरीका आ गया था। ये तो मुझे पहले की निस्बत खासा मुख्तसर रास्ता नजर आता है, इमरान ने कहा। जी हाँ, ये उससे आधा सफर है, मगर उस रास्ते पर जीपें नहीं चल सकती। यहाँ रास्ते में दलदले हैं और गुजरने के रास्ते इस कदर तंग है कि एक आदमी तो गुजर सकता है, जीप नहीं गुजर सकती। वैसे ये हर लिहाज से महफूज भी है, बस मसला उन बदरूहों का है। पहले हम सब उसी रास्ते से सफर करते थे। पहले तो वहाँ बदरूहें ना थी, फिर अचानक बदरूहों ने सिया मद पर कब्जा कर लिया। तब से ये रास्ता सबने छोड़ दिया है, बोजारी ने कहा।
कब से बदरूहें नमूदार होने लगी हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। काफी अरसा हो गया है साहब जी, पुजारी ने जवाब देते हुए कहा। सोच कर बताना, क्या जब से सुजैन और उसके साथी यहाँ आए हैं तब से ये बदरूहें नजर आने लगी हैं या पहले से थी? इमरान ने कहा और पुजारी की पेशानी पर शिकने पहल गई। कुछ कह नहीं सकता साहब जी, हो सकता है पहले से हो या बाद में आई हो, पुजारी ने कहा। ओके, बहरहाल अब ये तय है कि हमने इसी रास्ते पर ही सफर करना है। ये वाकई महफूज रास्ता है। इस तरह सुजैन को हमारी नकल व हरकत का भी इल्म न हो सकेगा और हम इन पहाड़ियों को क्रॉस करके उसके अड्डे तक भी पहुंच जाएंगे। इमरान ने एक तवील सांस लेकर नक्शा तय करते हुए कहा। साहब जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बदरूहें इंतहाई खतरनाक है, पुजारी ने कहा। तुम उनकी फिक्र मत करो, आओ चले, अब जीपें यहीं छोड़नी होंगी, इमरान ने कहा और तेजी से कैबिन के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुजैन ने हेलीकॉप्टर अपने अड्डे के मखसूस हेलीपैड पर उतारा और फिर नीचे उतरकर वो दौड़ती हुई सफेद रंग के उस कैबिन की तरफ बढ़ी जो उसका जाती कैबिन था। यहाँ हर तरफ एक दायरे की सूरत में कैबिन मौजूद थे। दरमियान में खाली मैदान था और सफेद कैबिन एक साइड पर बना हुआ था, लेकिन उसके पीछे भी दूसरे कैबिन मौजूद थे। सुजैन ने अपने जाती कैबिन में ही अपनी रिहाइश का और दफ्तर बनाया हुआ था। वो दौड़ती हुई एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में दाखिल हुई और उसने मेज के पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठकर मेज की दराज खोली और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, सुजैन कॉलिंग, ओवर। सुजैन का लहजा तहकुमाना और आवाज खासी तलख थी। यस मादाम, मारोन बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मारोन, फौरन मेरे दफ्तर में आओ, फौरन, ओवर एंड ऑल। मादाम ने उसी तरह तल्ख लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे दोबारा दराज में डाल दिया। उसका चेहरा इस वक्त किसी भूखी बिल्ली जैसा हो रहा था। आंखों में सुर्खी छाई हुई थी। वो मुसलसल होंठ काट रही थी। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक एक्रीमी देवकामत नौजवान जिसके जिस्म पर जींस और जैकेट थी अंदर दाखिल हुआ। यस मादाम, आने वाले ने रुकू के बल झुकते हुए कहा। बैठो मारोन, मादाम ने मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और मारोन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। अलबत्ता उसके चेहरे पर अब हैरत के तासुरात नुमाया थे। शायद आज से पहले मादाम ने कभी उसे इस तरह अपने सामने बैठने के लिए न कहा था। तुम एग्रीमियन सीक्रेट सर्विस में रहे हो, मादाम ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस मादाम, मैं 8 साल एग्रीमियन सीक्रेट सर्विस में रहा हूँ, मारोन ने जवाब देते हुए कहा। तुमने कभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में सुना है, मादाम ने कहा तो मारोन बेख्तियार चौंक पड़ा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या मादाम, वो दुनिया की इंतहाई खतरनाक तरीन सीक्रेट सर्विस समझी जाती है। हत्ता कि एग्रीमिया का सदर भी बैनुल अक़वामी प्रॉब्लम के सिलसिले में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में लाने का ख्वाहिशमंद रहता है। इस सीक्रेट सर्विस के साथ बेशुमार ऐसे कारनामे वाबस्ता हैं कि जिनकी तफसीलात सुनने के बाद उन पर मुश्किल से ही यकीन किया जा सकता है, मारोन ने जवाब देते हुए कहा। मादाम की आंखें मारोन की बातें सुनकर हैरत से पहलती चली गई। क्या तुमने कभी इस तंजीम का मुकाबला किया है, मादाम ने पूछा। एक बार एक मिशन के दौरान उससे टकराव हुआ था और मैं शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन बहरहाल बच गया था और तब से मुझे सीक्रेट सर्विस के फील्ड सेक्शन से हटाकर रिकॉर्ड रूम में तैनात कर दिया गया था। वहां से फारिग होने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, मारोन ने जवाब देते हुए कहा। इस सीक्रेट सर्विस के चीफ का क्या नाम है, मादाम ने पूछा। मादाम, इसका चीफ कोई पुरइसरार शख्सियत है जिसे एक्स2 कहा जाता है। वो कभी किसी के सामने नहीं आता। वैसे सीक्रेट सर्विस का सबसे मशहूर आदमी अली इमरान है, जो इंतहाई खतरनाक और शातिराना हद तक ज़हीन भी है। बज़ाहिर एक मासूम और मस्करा सा आदमी है। मेरा उससे बराह रास्त तो कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैंने उसकी बेहद तारीफें सुन रखी हैं। लेकिन मादाम, अगर आप इसे गुस्ताखी ना समझे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आखिर आप इस बारे में ऐसे सवालात क्यों कर रही हैं? मारून से शायद अब तजस्सुस बर्दाश्त ना हो सका था, इसलिए उसने पूछ ही लिया। अगर तुम्हारा मुकाबला इस सीक्रेट सर्विस से हो जाए या तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले के लिए भिजवा दिया जाए तो तुम्हारा क्या रद्देमल होगा? मादाम ने होठ भींचते हुए और गौर से मारून को देखते हुए कहा। मुझे दिली मसरत होगी मादाम, क्योंकि इस तरह मुझे इस सीक्रेट सर्विस से अपने पुराने इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। मादाम, आप नहीं जानती, जब मैं सीक्रेट सर्विस के हाथों जख्मी हुआ था तो उस वक्त एग्रीमियन सीक्रेट सर्विस में मेरी बेहद इज्जत थी, मगर उसके बाद मेरा सितारा मुसलसल गर्दान में रहा। तब से मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन था, लेकिन मैं अकेला उनके खिलाफ कुछ न कर सकता था। मारून ने बड़े खुले और वाज़ेह लहजे में बात करते हुए कहा और मादाम का चेहरा पहली बार खिल उठा। गुड शो मारून, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। शर्त सिर्फ हिम्मत की थी और मुझे खुशी है कि तुम में हिम्मत भी मौजूद है। सुनो, हमारा साबिका पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से पड़ चुका है।
मादाम ने कहा तो मारून बेख्तियार उछल पड़ा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और यहाँ, मगर मादाम, मारून ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बताती हूँ, मादाम ने कहा, और फिर उसने जीरो फाइल के हुसूल से लेकर लामिर के अड्डे पर जाने और फिर वापस आने तक के हालात बता दिए। ओ मादाम, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप मुझे सिर्फ इजाजत दे दे, फिर देखे मैं उनका क्या हश्र करता हूँ। वो अब मेरे हाथों से किसी तरह बच कर ना जा सकेंगे। मारून ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। मारून, मुझे मालूम है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी आंखों में पसंदीदगी के तासुरात का मुझे बखूबी इल्म है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मादाम ने यकलक खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाए मादाम, तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती का नुक्ता उरूज समझूंगा। मुझे एतराफ है कि मेरी जिंदगी में अब तक हजारों लड़कियां आई है और मैंने पूरी दुनिया का न सिर्फ हुस्न देखा है, बल्कि ये हुस्न मेरे दायरे इख्तियार में भी रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी एतराफ है कि आपको देखने के बाद मेरे अंदर न जाने क्या हो जाता है। मैं इस कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मारून ने कहा तो मादाम का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। इसे मोहब्बत कहते हैं मारून। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा शौहर चाहती हूँ जिस पर मैं फख्र कर सकूं। और अब ये वक्त आ गया है कि तुम ऐसा कारनामा सर अंजाम दो कि तुम्हें अपना देरीना इंतकाम लेने का मौका भी मिल जाए और मैं भी दुनिया को फख्र से बता सकूं कि मेरा शौहर वो है जिसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा किया है। मादाम ने कहा तो मारून का चेहरा मसरत से खिल उठा। मादाम, ऐसा ही होगा, लेकिन मारून कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मादाम ने चौंक कर पूछा। मादाम, असल बात यह है कि सीक्रेट सर्विस के काम करने का अंदाज आम लोगों से मुख्तलिफ होता है और उनका मुकाबला करने के लिए भी वैसा ही अंदाज अपनाना पड़ता है, वरना जीत नहीं हो सकती। और आप सीक्रेट सर्विस के अंदाज को नहीं जानती। इसलिए अगर प्लानिंग आपकी हुई और तामील मैंने और मेरे ग्रुप ने करनी हुई, तो फिर मादाम हमारी जीत का इम्कान 50-50 हो जाएगा। और अगर आपने प्लानिंग भी मेरे हवाले कर दी, तो फिर हमारी जीत का चांस 100% हो जाएगा। मारून ने घुमा फिरा कर बात करते हुए कहा और मादाम बेख्तियार हंस पड़ी। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल आजादी दे रही हूँ। जो चाहे करते रहो, मैं मुदाखलत नहीं करूंगी। मुझे बस इन अफराद की लाशें चाहिए। और ये भी सुन लो कि नाकामी की सूरत में तुम्हारी जगह मेरी खौफगाह की बजाय जंगली जानवरों की दावतगाह होगी। इस बात को हद में समझना, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। मैं समझता हूँ मादाम, आप बेफिक्र रहे। मैं अपनी मुकम्मल सलाहियतें इस मिशन पर इस्तेमाल करूंगा, मारून ने जवाब दिया। लेकिन तुम जो कुछ करोगे साथ साथ मुझे बताते रहोगे, ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम क्या कर रहे हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है। मेरा तो ख्याल है कि तुम हेलीकॉप्टर पर बैठकर जाओ और लामिर के अड्डे पर खौफनाक बमबारी करा दो। वो लोग यकीनन वहीं होंगे, इस तरह आसानी से खत्म हो जाएंगे। मादाम ने कहा तो मारून मुस्कुरा दिया। वो वहां नहीं होंगे मादाम, आपके वहां से निकलते ही उन्होंने लाजमन ये जगह छोड़ दी होगी। मारून ने कहा। छोड़ दी होगी? वो क्यों? वो तो बज़ाहिर उनके लिए इंतहाई महफूज जगह है। मादाम ने हैरत भरे लहजे में कहा। उनके जहन में भी यही बात आई होगी कि आप वहां बमबारी करा सकती हैं। मारून ने कहा। अगर ऐसी बात है तब भी वो रास्ते में ही होंगे और आइंदा पॉइंट लास काटा आता है। तुम लास काटा पहुंचने से पहले पहले उन पर बमबारी कर सकते हो, मादाम ने कहा। मादाम, सरदार लालबा के तजुर्बे के बाद वो पूरी तरह होशियार हो गए होंगे। अब यकीनन वो कोई ऐसा रास्ता सोचेंगे जहां उनका गुजर किसी बस्ती में से ना हो। आपने बताया है कि उनके साथ लॉर्ड बर्टन का भेजा हुआ कोई मकामी आदमी है, वो यकीनन ऐसे रास्ते जानता होगा, मारून ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो, मादाम ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं इसका सबूत भी दे सकता हूँ। आप सरदार लालबा को कहें कि वो फौरी तौर पर किसी आदमी को लामिर सेंटर भेज दे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, मारून ने कहा। तो मादाम ने सर हिलाते हुए मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। सोजो से बात कराओ, मादाम ने रिसीवर उठाते ही सख्त लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना आवाज में जवाब दिया गया। सोजो बोल रहा हूँ मादाम। चंद लम्हों बाद रिसीवर पर सोजो की आवाज सुनाई दी। सोजो, तुम फौरन सरदार लालबा को कॉल करके उसे कहो कि वो कोई इंतहाई तेज रफ्तार आदमी लामिर सेंटर भेज दे, उसे वो ट्रांसमीटर भी दे दे। मुझे लामिर सेंटर की मौजूदा रिपोर्ट चाहिए। और ये भी सुन लो कि मैं हेलीकॉप्टर पर लामिर सेंटर गई थी, लेकिन वो लोग लामिर सेंटर के आदमियों को पहले ही खत्म कर चुके थे, इसलिए मुझे फौरी वापस आना पड़ा। अब मैं चाहती हूँ कि उन पर दोबारा हमला करने से पहले वहां की सही सूरत हाल मालूम कर सकूं। मादाम ने अपनी शिकस्त की बात को गोल करते हुए कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम ने रिसीवर रख दिया। मादाम, मेरा जाती ख्याल है कि चूंकि अब उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है कि आपने उन्हें चेक कर लिया है,
इसलिए वो कोई ऐसा रास्ता तलाश करेंगे जिस रास्ते से वो आपके किसी सेंटर से भी ना टकराए और यहाँ भी इस अंदाज में पहुंच सके कि आपको इल्म भी ना हो सके। अगर तफसीली नक्शा मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि मैं वो रास्ता तलाश कर सकता हूँ। मारून ने कहा, नक्शा तो सामने अलमारी में मौजूद है, वहां से उठा लाओ। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही वो शख्स अली इमरान भी सोचे? मादाम ने मुंह बनाते हुए कहा, मादाम, सीक्रेट सर्विस एजेंटों के सोचने का तरीका एक जैसे अंदाज में होता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो बिल्कुल ऐसे ही सोचता। मारून ने कहा और उठकर उसके उगबी दीवार में मौजूद अलमारी खोली और उसमें से एक बड़ा सा नक्शा निकालकर उसने अलमारी बंद कर दी और फिर नक्शा लाकर उसने मादाम के सामने खोल दिया और खुद कुर्सी घसीटकर आगे हो गया। अब पहले की निस्बत उसके अंदाज में बेतकल्लुफी नुमाया थी, वरना जब वो पहली बार कमरे में दाखिल हुआ था तो उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो इंतहाई मुअद्दब नजर आ रहा था। हाँ, अब बताओ, अगर तुम उस जगह इन हालात में होते तो कौन सा रास्ता इख्तियार करते? मुझे तुम्हारी ये बात बेहद पसंद आई है। वाकई ये दूसरे के जहन को पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। मादाम ने भी इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, यह है लामिर मादाम। मारून ने एक साइड पर मौजूद कलमदान से एक बॉल पॉइंट उठाकर नक्शे पर एक जगह दायरा बनाते हुए कहा। हाँ, मादाम ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, और यह है हमारा कैंप जहां वो इमरान पहुंचना चाहता है। मारून ने एक और जगह दायरा डालते हुए कहा और मादाम ने इस बार इस्बात में सर हिला दिया। वो जुबान से कुछ न बोली थी, अलबत्ता उसकी नजरें नक्शे पर जमी हुई थी। मारून भी अब खामोश बैठा नक्शे को ही देख रहा था। काफी देर तक खामोशी तारी रही। फिर मारून ने नजरें उठाई। क्या सोच रहे हो? मादाम ने मुस्कुराकर पूछा। मादाम, वैसे तो दो रास्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं एक और बात सोच रहा हूँ। मारून ने होठ चबाते हुए कहा। कौन सी बात? मादाम ने चौंक कर पूछा। मादाम, कैंप तक पहुंचने के लिए उन्हें लाजमन ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जहां रास्ते में हमारे मुखबिर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपका टकराव से ना हो जाता तो फिर इमरान लाजमन इन्हीं दो में से कोई एक रास्ता इख्तियार करता। लेकिन अब वो यकीनन होशियार हो चुका होगा, इसलिए वो कैंप तक आने का कोई ऐसा रास्ता तलाश करेगा जहां से उसकी आमद का हमें इल्म ना हो सके। और मेरा ख्याल है ये रास्ता उगबी पहाड़ियों की तरफ से हो सकता है। मारून ने कहा तो मादाम बेख्तियार कुर्सी से उछल पड़ी। ओ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। हमने इन पहाड़ियों को नाकाबिल गौर समझकर उस तरफ कोई हिफाजती इंतजाम ही नहीं किए, लेकिन मैंने वो पहाड़ियां खुद देखी हैं। वो वाकई नाकाबिल उबूर है। मादाम ने कहा। मादाम, उसके साथ मकामी आदमी है और बोचारी वो आदमी है जिसने आपको अगवा कर लिया था। आपको याद होगा, वो यही इसी जंगल में पला बड़ा है। मारून ने मुस्कुराते हुए कहा तो मादाम का चेहरा तेजी से रंग बदलने लगा। ओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वही बोचारी है, जबकि मुझे तो उसका नाम ही याद नहीं रहा था। काफी पुरानी बात है। मादाम के लहजे में हैरत थी। मैं उन दिनों नया नया यहाँ आया था और यहाँ आते ही आपको पसंद भी करने लगा था। जब इस बोचारी ने आपको अगवा किया था तो मैं बेहद तिलमिलाया था और फिर मैंने अपने तौर पर उसकी तलाश जारी रखी, लेकिन वो मेरे हाथ ना आ सका। फिर पता चला कि उसने किसी लॉर्ड बर्टन की मुलाजिमत कर ली है। फिर मैं भी खामोश हो गया और अब आपने बताया है कि लॉर्ड बर्टन ने किसी मकामी आदमी बोजारी को उन लोगों के साथ भेजा था, तो मुझे यकीन आ गया है कि ये वही बोजारी होगा। मारून ने जवाब दिया। वेरी गुड मारून, वेरी गुड। अब मुझे यकीन आने लग गया है कि मैंने गलत आदमी पर भरोसा नहीं किया, मादाम ने कहा और मारून का चेहरा मसरत से खिल उठा। मादाम, अभी आपके सामने मेरी ज़हनी सलाहियतें आ रही हैं। जब मैदान में मेरे जौहर खुलेंगे तो आपको यकीनन मुझ पर फक्र होगा। मारून ने इस बार खुलकर कहा तो मादाम मुस्कुराती हुई उठी और उसने उगबी अलमारी खोलकर उसमें से शराब की 2 बोतलें निकाली और फिर एक बोतल खोलकर उसने मारून की तरफ बढ़ा दी। ये लो, मेरे साथ शराब पियो ताकि तुम्हें पूरी तरह यकीन आ जाए कि अब तुम मेरे मातहत नहीं हो बल्कि मेरे साथी बन चुके हो, मादाम ने कहा। और मारून ने शुक्रिया अदा करके बोतल ली और फिर उसका ढक्कन हटाकर शराब के लंबे लंबे घूंट लेने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी नजरें बदस्तूर नक्शे पर जमी हुई थी। मेरा दिल कह रहा है मादाम कि इमरान इन पहाड़ियों की तरफ से ही कैंप में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मारून ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन वो इन पहाड़ियों को पार कैसे करेगा? मादाम ने भी शराब का लंबा घूंट लेते हुए कहा। मादाम, मैंने बताया है ना कि बोजारी यहाँ का रहने वाला है। हो सकता है वो किसी ऐसे रास्ते को जानता हो जिससे इन पहाड़ियों को क्रॉस किया जा सकता हो, लेकिन हमें उसका इल्म ना हो, मारून ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है, मादाम ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। अब इस पॉइंट पर भी गौर कर लेते हैं कि अगर इमरान उस रास्ते से कैंप में दाखिल होगा, उन पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकता है, मारून ने कहा और एक बार फिर नक्शे पर झुक गया। मादाम, इन पहाड़ियों तक पहुंचने के 2 मुमकिन और महफूज रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो लामिर सेंटर से मगरिब की तरफ जाए
और फिर यहाँ पहुंचकर वो अपना रुख शुमाल की तरफ करते तो वो पहाड़ियों तक पहुंच जाएगा। लेकिन मारून बात करते करते रुक गया। लेकिन क्या? मादाम ने चौंक कर पूछा। लेकिन इस रास्ते पर 2-3 कबायली गांव भी आते हैं और इमरान अब किसी कबायली गांव पर सरदार लालबा के तजुर्बे की वजह से एतमाद न करेगा, मारून ने कहा। फिर मादाम ने कहा, दूसरा रास्ता इंतहाई महफूज है, लेकिन रास्ते में सियामब्द है और वो बेचारी लाजमन उसे वहां से गुजरने से रोकेगा, क्योंकि हमने मकामी आदमियों में सियामब्द की बदरूहों का तस्वुर पहला रखा है और उस रास्ते से उसे पैदल जाना होगा। जीपें उस रास्ते पर सफर नहीं कर सकती, मारून ने कहा। तो मादाम बेख्तियार चौंक पड़ी। सियामब्द? ओ, सियामब्द से तो हमारी लिबर्टियों का मेन रास्ता जाता है, इसलिए तो हमने वहां से आमदोरफ्त खत्म करने के लिए वहां बदरूहों का चक्कर चलाया था, मादाम ने कहा। लिबर्टियों का रास्ता? इस बार मारून ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत थी।